Hello students, this is J. Ahmed, your physics teacher from Central Public School. In the previous lectures, we studied about electric circuits, circuit diagrams, different circuit symbols, and the different electrical components which we face in electric circuits such as ammeter, galvanometer, electric cell, battery, rheostat. These electrical equipments which I discussed in the previous lecture. Today I am going to discuss about the Ohm's law, which is very important, so you have to listen very carefully in this lecture. तो ओम्स लॉ तो देखते हैं हम लोग, इसके पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा या सुना भी होगा कि जब आपके घर में वोल्टेज कम हो जाता है तो हमारा जो बल्ब है वो कम ग्लो करता है। सुना भी होगा कि वोल्टेज कम है तो टीवी नहीं चला पा रहे हैं, फ्रिज नहीं चल रहा है, या घर वाले बोलते हैं कि आयरन ऑफ करो, टीवी ऑफ कर दो, वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो गया, गिर गया है। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा बल्ब जो है वो उसका ग्लोइंग पावर बढ़ जाता है, हमारा जो फैन है वो तेज चलने लगता है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो करंट का सप्लाई है, अब बल्ब ग्लो कब ज्यादा करेगा, जब उसमें चार्जेस का फ्लो ज्यादा होगा, चार्जेस का फ्लो ज्यादा यानी करंट ज्यादा। ठीक है, वैसे ही पंखा कब ज्यादा तेज चलेगा, जब चार्जेस का फ्लो ज्यादा होगा तो उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी चार्जेस की, तो ठीक है, तो वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, उसके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसमें। तो हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज अगर कम था तो करंट भी कम था। ठीक है, एक और चीज देखते हैं, आपने टॉर्च देखा होगा, पहले छोटे बच्चों ने देखा होगा टॉर्च, जब आप छोटे थे तभी देखा होगा आपने, उसमें दो तीन सेल लगाते थे और हम और क्या होता था, जब नई 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 सेल लगाते थे, हम तीन सेल लगा दिए नई हम लोग, तो उस समय टॉर्च का जो ग्लोइंग पावर है, जो 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 उसके बल्ब की ग्लोइंग पावर है वो काफी ज्यादा होती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है हमारा, जैसे जैसे टाइम खत्म होता है, वैसे वैसे धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा जो बल्ब का ग्लोइंग पावर है कम हो जाता है। अब होता क्या है कि जो सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड थी वो धीरे धीरे यूज होने लगती है, और वो केमिकल एनर्जी कम हो जाती है, जिसके कारण सेल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज सेल दिस इज अ सेल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल, चलो दो बैटरी का विजुअलाइजेशन लेते हैं हम लोग। ये दो सेल हमने जोड़ दिया, ये निगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका निगेटिव। तो सपोज हमने माना कि इसके बीच, इन पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का है। तो जब ये नया था तब ये हाल था। जैसे जैसे टाइम खत्म होगा तो हमारा जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है इस सेल में वो धीरे धीरे यूज्ड अप होने लगेगा, और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। क्यों ड्रॉप होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, मैंने बताया था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे आते हैं, फिर हम लोग केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है अपना सेल, और इलेक्ट्रॉन्स को फिर यहाँ से यहाँ भेज देता है। तो होगा क्या, पूरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होते, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम बीतने से धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण इसका पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है। कभी फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करता है टाइम बढ़ने से, वैसे वैसे हमारा बल्ब का ग्लोइंग पावर भी कम हो जाता है, यानी करंट भी हमें कम मिल रहा है। और बाद में क्या होता है, सेल हमारा डेड हो जाता है, कहानी खत्म, पूरा उसका केमिकल एनर्जी यूज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल्स, दोनों टर्मिनल्स के बीच हमारे बराबर हो गए, तो हमें करंट का फ्लो नहीं मिलता है। तो ये जो फिनोमेना है, जो ये हो रहा है, जो अभी वोल्टेज और करंट में रिलेशन, ये पहले आदमी जो नोट करने वाले थे उनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम। ठीक है, और ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, वहीं के जहां पे हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे, वहीं के थे, ये भी जर्मनी के थे। तो ये बात है सन 1827 की। ठीक है, तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो हमारा करंट है सर्किट में, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। अगर ड्रॉप कराते हैं वोल्टेज तो करंट भी ड्रॉप होगा। अगर वोल्टेज मान लो आप सपोज 10 से 20 कर दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस 10 से 20 कर दिया हमने, तो करंट अगर 10 के टाइम 2 एम्पियर था तो 20 वाले के टाइम 4 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज भी हमने डबल करा है, तो करंट भी डबल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये पहले आदमी थे जिन्होंने ये फिनोमेना नोटिस किया, और इन्होंने अपना एक लॉ बना दिया जिसको हम लोग, बहुत फेमस है ओम्स लॉ, जो 1827 में इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर और अ मेटेलिक एलिमेंट, कंडक्टर जनरली क्या होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स ही होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स इंड्स। मतलब ये है इसका कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रख ले, ठीक है, मतलब हमारा जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट, सेल का भी टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब समझ लो आप रूम टेम्परेचर या कोई भी एक ऐसा टेम्परेचर जो फिक्स हो, जो फ्लक्चुएट ना करे, तो ही ये लॉ लगेगा। अदरवाइज ये टेम्परेचर अगर हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये लॉ फेल हो जाएगा, ओम्स लॉ उस समय काम नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है ओम्स लॉ का कि जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने लगता है तो ओम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होता है कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो कि अक्सर होता ही है, रूम टेम्परेचर हमारा फिक्स होता है जनरली, तो करंट जो होगा किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, ठीक है। तो ये बात हमारी बताई ओम्स लॉ, ओम्स साहब ने, जिसको उन्होंने ओम्स लॉ बना दिया। अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर हम किसी कंडक्टर का और सेल का कांस्टेंट रखते, सपोज 37 डिग्री सेल्सियस हमने फिक्स कर लिया और उसी पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हम जो हमारा सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, मेटेलिक एलिमेंट है, ये सपोज एक मेटेलिक एलिमेंट है और इसके बीच हमने हमने 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, ठीक है। और इस केस में इसमें करंट था हमारा 1 एम्पियर का, सपोज मान लिया गया। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं सेम कंडक्टर में टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, सपोज 37 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम सेल्स बढ़ा देते हैं, उस समय 2 सेल्स था, अब मैंने 4 सेल्स कर दिए, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा 6 वोल्ट, करंट भी हमारा डबल हो जाएगा 2 एम्पियर का। अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाते हैं, ड्रॉप कराते हैं, सपोज मैंने 3 से 1.5 ले लिया, मतलब आधा कर दिया इसको, एक सेल ले लिया मैंने, ये 1.5 वोल्ट ले लिया, तो करंट भी हमारा आधा हो जाएगा, यानी 0.5 एम्पियर। ये बताया था हमारे ओम साहब ने, और ये तभी वैलिड होगा जब कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि बताइए व्हेन द ओम्स लॉ फेल्स, ओम्स लॉ फेल कब होता है, तो जब कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, फ्लक्चुएट करता रहे। अब इस ओम्स लॉ का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या आ सकता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं, ठीक है, वो दोनों बातें हम देख लेते हैं। एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी ने लिखा है पहले वो देखते हैं हम, और उसके बाद एक एक्चुअली में क्या होना चाहिए वो देखते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी ने क्या करा, हमने ओम्स लॉ में ये पढ़ा कि करंट जो है हमारा आई, करंट का सिंबल क्या है आई, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज। अब एनसीईआरटी ने इसको बोल दिया है कि ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है, एनसीईआरटी ने ये बोला है, ठीक है। अब सपोज आप इसको कैसे समझते हैं, सपोज आप गए कुछ खरीदने, ठीक है, और आपने 10 रुपए के कुछ कलम खरीदे, और एक कलम का जो प्राइस है, पेन का जो दाम है वो 2 रुपया है, ठीक है। ये हमारा एक अलग क्वांटिटी, ये पैसा है, सिमिलरली जैसे वोल्टेज, और ये हमारा है नंबर ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ इच पेन। अब क्या है कि ये दोनों प्रोपोर्शनल तो होंगे ही होंगे, जितना ज्यादा हम पेन खरीदेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम 3 पेन खरीदते हैं तो कॉस्ट भी हमारा बढ़ेगा, 3 पेन खरीदते हैं तो कॉस्ट भी हमारा बढ़ता है। अब हम जब इसको इक्वल टू लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करना होगा, हमें एक नंबर लेना होगा 5, तभी तो जाके ये इक्वल टू होगा, और ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, ये हमेशा आएगा। तो वैसे ही जब किसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं और इक्वल टू साइन लाते हैं, तो क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटीज को इक्वेट कर रहे हैं हम, तो इक्वल टू साइन के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं इक्वेशन में। अब यहां से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वल टू लेंगे तो एक के आएगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का वैल्यू अक्सर एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है इस कांस्टेंट का वैल्यू। अब यहाँ पे इस कांस्टेंट का जो वैल्यू आता है वो आता है आर, के इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो यहां से हमने फॉर्मूला क्या बना लिया, v इक्वल्स टू आई आर, ये अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ जो आर है हमारा वो एक कांस्टेंट है, ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट आता है वो आता है रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हियर क्या क्या कौन कौन सी क्वांटिटीज क्या है वो मैं लिख रहा हूं, हियर
here I is equals to current, V is equals to voltage or potential difference and R is the resistance। अब रेसिस्टेंस ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रेसिस्टेंस कंडक्टर्स की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है अपने थ्रू, ठीक है। ये नेचर का लॉ है कि कोई भी, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एटम स्टेबल होना चाहते हैं और अपनी स्टेबिलिटी में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। वैसे ही जो कंडक्टर्स है हमारे, वो नहीं चाहते हैं कि उनके थ्रू, कोई भी नहीं चाहता है कि उनमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो। और जब हम करंट प्रोवाइड कराते हैं तो उनमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वेव जनरेट होता है जो करंट के कारण। तो कंडक्टर्स में या जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकना चाहती है, और वही प्रॉपर्टी हमारा है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा किसी कंडक्टर का, उसमें करंट के फ्लो में उतना प्रॉब्लम आएगा और करंट उतना कम जाएगा। रेसिस्टेंस जितना कम होगा, करंट का फ्लो उतना अच्छे से होगा और करंट का वैल्यू काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने ये निकाला। अब यहां से 2-3 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं हम लोग। क्या? अब यहां से V इक्वल्स टू आई आ रहा है, यहीं से I इक्वल्स टू V अपॉन आर भी हम ले सकते हैं, और यहीं से R इक्वल्स टू V अपॉन आई भी ले सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले जो है वो ओम्स लॉ के हैं, आपको याद रखने ये, और ये डेरिवेशन आपको कर लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, कह रहा है कि अगर हमारे पास करंट हो, सपोज किसी कंडक्टर में 2 एम्पियर का करंट है हमारे पास, और उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है 1 ओम, तो बताइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, V इक्वल्स टू आई आर वाला, 2 इंटू 1, दिस इज 2 वोल्ट, यानी इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है। अब हमारे पास दिया हुआ है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम का है। तो बताइए कि इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या है। तो ओम्स लॉ लगाया हमने, I इक्वल्स टू V अपॉन आर, और यहां से 10/2, और इससे आ गया मेरा 5 एम्पियर, ठीक है। यानी इस कंडक्टर के क्रॉस जो करंट है हमारा वो 5 एम्पियर का है। वैसी रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कब? जब करंट और वोल्टेज दिया हो। सपोज वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट है और करंट है 1 एम्पियर, तो बोल रहा है कि बताइए रेसिस्टेंस क्या है इस कंडक्टर का। तो आर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, V अपॉन आई, आर इज इक्वल्स टू 10/1, दिस इज 10 ओम। तो इन तीनों फॉर्मूलेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमेशा याद रखना है ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट आता है वो होता है रेसिस्टेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ में कांस्टेंट होता है रेसिस्टेंस। अब ये तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, ये एनसीईआरटी ने हमसे जो कहा था वो देख लिया हमने। अब आते हैं एक्चुअल में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज है, वो भी देख लो आप। चलिए, तो मैं समझ रहा हूं कि ओम्स लॉ आपको क्लियर हो चुका होगा बहुत अच्छे से। अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि जो एनसीईआरटी ने ये कर रखा है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और उसी को बोल दिया उसने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों गलत है, जबकि दोनों गलत नहीं, दोनों सेम नहीं है। ये हमारा सही है जो ओम्स ने बताया था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इधर हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इधर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। अब एक बात सोचो आप, वोल्टेज तो इंडिपेंडेंट है, करंट हो या ना हो, बैटरी और सेल का वोल्टेज तो हमेशा रहेगा मेंटेन्ड, ठीक है। हाँ, वोल्टेज होगा तभी करंट होगा, वोल्टेज के ना होने से करंट भी नहीं होगा। तो ये हम नहीं कर सकते हैं, ये गलत है लिखना, ठीक है। तो अब अगर सही तरीके से हम जाएं तो क्या होगा, I इज प्रोपोर्शनल टू V, वही जो मैंने बताया था कि सपोज आपने 50 रुपए का कुछ खरीदा और आपने उसकी क्वांटिटी खरीदी 10 पेन खरीदे आपने 50 रुपए के, और तो क्या होंगे, ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, 5, ठीक है, यहाँ पे। और वो 5 क्या है, पेन का कॉस्ट, और ये कॉस्ट कांस्टेंट होता है, पेन का कॉस्ट तो कांस्टेंट है, एक पेन का दाम 5 रुपया तो हमेशा 5 ही होगा। अब हम नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा, यानी जो कॉस्ट है हमारा वो नंबर ऑफ पेन्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लाते तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देख रहा है हमको। वैसे ही यहाँ भी I इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा V, और K को मैंने बताया था अभी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, और यहां से जो आता है वो K का वैल्यू वो आता है 1/R, ठीक है। जी हम एक्चुअल तरीके से चल रहे हैं।
दोनों से फॉर्मूला सेम ही आना है, मगर ये अप्रोच ज्यादा सही है। तो यहां से हमने क्या देखा, एक ये फॉर्मूला देख लिया कि करंट का फॉर्मूला V अपॉन आर जो वहां भी आया था हमारा, फिर V का फॉर्मूला I इंटू आर आ जाएगा यहीं से, और फिर R का फॉर्मूला आ जाएगा मेरा V अपॉन I। ठीक है, ये ओम्स लॉ के 3 फॉर्मूले हो गए। अब आपको ये क्लियर होगा, आप इसके न्यूमेरिकल्स कर लोगे एनसीईआरटी बुक से तो काफी अच्छा होगा आपके लिए। अब एक चीज है, एक ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ग्राफ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये एक एक्स लेते हैं, एक वाई लेते हैं। तो अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो एनसीईआरटी ने क्या करा है कि वाई एक्सिस में वी को लिया है और एक्स एक्सिस में आई को लिया है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में, एक्स में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं हम, यानी एक्स में वी होना चाहिए था, वाई में आई होना चाहिए था। लेकिन आसानी के लिए एनसीईआरटी ने ऐसा करा है, वो आसानी क्या है अभी देखते हैं हम। अब हम डिफरेंट डिफरेंट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यूज को प्लॉट करेंगे हम यहाँ पे, तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे हमको, और इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक ग्राफ मिलेगा और ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर किसी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ अगर वैलिड है तो उसका ग्राफ जो हमारा हैगा होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, वीआई ग्राफ, इसको वीआई ग्राफ बोलते हैं, तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं। इसको काफी डिटेल में अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वीआई ग्राफ के बारे में, और देखेंगे कि वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ में क्या डिफरेंस है, और एनसीईआरटी ने वीआई क्यों लिया है, क्या आसानी है वीआई लेने से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।